नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम जनवाणी में, जहां पर हम आपके सामने लेकर आते हैं कुछ ऐसे विषय जो हम और आपसे सीधा संबंध रखते हैं। दर्शकों, हमारे प्यारे देश भारत की 2/3 आबादी कृषि से संबंध रखती है और ऐसे में अगर हम कृषि से संबंधित विषयों को आपके सामने लेकर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर ना हो किसान तो खेतों में फसल कौन उपजाएगा। किसानों का यही बड़ा हिस्सा देश को महान बनाएगा। दर्शकों, आज के हमारे जनवाणी कार्यक्रम के इस अंक का विषय है किसान उत्पादक संगठन। और ये किसान उत्पादक संगठन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभा रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि ये कृषि की आय को दोगुना करने में मदद कर रहे हैं। बीज, उर्वरक और अन्य संसाधनों को कम लागत में मुहैया कराने में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये संगठन और क्या क्या करते हैं, इनसे बहुत महत्वपूर्ण जुड़ी हुई जानकारियां हमें देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक रीजनल ऑफिस शिमला की असिस्टेंट मैनेजर मैडम आरिफा सुल्ताना जी। मैम, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। इसका मतलब है कि अगर आपको इस विषय से जुड़े कोई भी सवाल हमसे पूछने हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 28000177 या फिर 28000178 पर। तो दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आरिफा जी से जानना चाहेंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन, ये किसान उत्पादक संगठन क्या हैं? देखिए, किसान उत्पादक संगठन जैसा कि नाम से विदित हो रहा है कि ये किसानों का एक समूह है जो कि आपस में मिल करके एक दूसरे की सहायता के लिए ये काम करता है। और ताकि इससे क्या होता है कि इन लोग की किसानी जो ये लोग अकेले अकेले कर रहे होते हैं और उसमें अलग अलग मुसीबतों से जूझ रहे होते हैं, उन मुसीबतों से ये लोग आपस में मिलजुल कर एक रास्ता निकालते हैं जिससे कि वो लोग किस तरह से उसको आगे बढ़ाएं। आप इस तरह का सुझाव भी करते हैं और मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, जिसका कि न केवल ये एक संगठन एक ऐसे ही संगठन ही होता है, इसका एक लीगल स्टेटस होता है। ये एक लीगल, हाँ जी बिल्कुल, इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है जी। क्योंकि यदि आप किसानों के समूह नॉर्मल बनाएंगे तो वो किसान उत्पादक संगठन नहीं कहलाएगा, अनलेस अनटिल आप उसको एक मतलब आप उससे जब रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उसके बाद वो आपका समूह बन जाएगा किसान जी। तो आप कह रहे हैं कि अलग अलग किसान जब एक साथ मिलकर इकट्ठे होते हैं तो वो एक संगठन बनाते हैं और इस संगठन को हमने नाम दिया है किसान उत्पादक संगठन। आरिफा जी, आप हमें ये बताइए कि किसानों को इस संगठन को क्यों बनाना चाहिए? इस संगठन को बनाने के लाभ क्या क्या हैं? देखिए, किसान हमारे देश में जो है जोत दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जोत की जो साइज़ है, क्योंकि अब हमारे जो लघु एवं सीमांत किसान हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो ज़मीन है वो बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो खेती में जो उनको फ़ायदा पहले होता था किसानों को, वो अब वो उनको अकेले प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने भी ये देखा कि ये जो चीज़ें हैं किस तरह से किसान को इस मुसीबत से बाहर निकाला जाए। तो उसका एक अच्छा उपाय ये दिखा कि किसान को आपस में मिलें, आपस में मिल करके जब बिज़नेस करेंगे तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा जी। ये एक कॉन्सेप्ट है। उसमें यदि आप देखें तो FPO बनाने के लिए हम 2 तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने समूह का जी। पहला हम करवा सकते हैं आपका कंपनी के तौर पे, दूसरा हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कोऑपरेटिव के तौर पे। तो इसमें कंपनी के तौर पे यदि करवाना चाहते हैं तो हमें एक मतलब कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अदरवाइज हमें कोऑपरेटिव एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बाकी यदि आप इनमें जो दोनों में से जो दोनों ही एक्ट में करवा सकते हैं, और इसमें पहला जो एक्ट है उसमें आपको रजिस्ट्रार ऑफ इसमें आपको MCA पोर्टल पे जाकर के ऑनलाइन जानकारी देनी होती है जी। और बाकी आपका रजिस्ट्रेशन अगर कोऑपरेटिव में करवाते हैं तो आपको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से करवाना होता है जी। आपने 2 डिपार्टमेंट बताए। हाँ जी। अभी हमने बात की कि ये जो किसान उत्पादक संगठन है ये कैसे बनाए जाएंगे, हम इसकी कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब ये नाबार्ड इसमें कहाँ से जुड़ा है? नाबार्ड इसमें किस तरह का रोल प्ले कर रहा है? देखिए, नाबार्ड जो है, नाबार्ड FPO में काफ़ी दिनों से काम कर रहा है FPO को प्रमोट करने के लिए। तो FPO में नाबार्ड जब शुरू करता है तो नाबार्ड एक संस्था को पहले चूज़ करता है, क्योंकि किसान हमारे इतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं कि किस तरह से FPO बनाया जाए। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है किसानों के लिए, तो उसको समझने के लिए
एक ऐसी संस्था को नाबार्ड नियुक्त करता है जो कि इस सारी चीज़ों के बारे में पहले से जानकारी उसे होती है, वो फील्ड लेवल पे काम करती होती है, वो किसानों के बीच ऑलरेडी काम कर चुकी होती है। तो नाबार्ड अगर इस तरह की संस्था को चूज़ करता है और उसे किसानों के लिए तैनात करता है कि आप किसानों के बीच जाइए, उनको इसके बारे में बताइए कि ये संगठन क्या है और संगठन से उन्हें क्या लाभ मिलेंगे, उसके मोबिलाइजेशन के लिए ये मतलब जितना भी प्रोजेक्ट पीरियड नाबार्ड का चलता है थ्रू आउट ये संस्था उस एफपीओ के फॉर्मेशन से लेकर के बनाने से लेकर के उसकी बिजनेस करवाने तक, उसका जो भी गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग होती है ये सब करवाने तक का ये सारा काम ये संस्था के द्वारा कराया जाता है। इस संस्था को हम प्रोड्यूसर और पोपी बोलते हैं, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, संवर्धन संस्थान होता है प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन संवर्धन संस्थान। जी, तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो नाबार्ड का एक महत्वपूर्ण काम है कि ये हमारे संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे और जितना भी देखरेख है वित्तीय संबंधित ये सारा नाबार्ड का काम है। हाँ जी, हाँ जी। आपने अभी एक और टर्म यहाँ पर यूज की POPI। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके बारे में आप थोड़ी सी और जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। पोपी जो होता है, पोपी वही मैंने जैसे बताया कि आपको हमारी किसानों से के बीच काम कर रही होती है, एक ऐसी संस्था होती है जैसे वो एक NGO हो सकती है, आपकी कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, KVK हो सकता है, जो ऑलरेडी किसान के बीच काम कर रही है। उसे कम से कम हमारे में ये है कि 3 साल का उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए जी। इस तरह का काम करते हुए, तो ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके किसानों के बीच जा कर के। और किसान को तो आप जानते हैं कि देखिए उत्पादक संगठन बनाने से कई तरह के फ़ायदे होते ही हैं, क्योंकि उत्पादक संगठन में जैसे कहते हैं ना कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, तो अब वही स्थिति आ गई है, क्योंकि अकेला किसान बहुत मुसीबतों से जूझता है। जब वो किसानी करता है, इनपुट के लिए जब वो बाज़ार में जाता है तो उसे ज़्यादा प्राइस पे इनपुट मिलता है जी। जैसे वो खाद खरीदना चाहता है और बीज खरीदना चाहता है, फर्टिलाइज़र, जो भी चीज़ें उसके पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें जो खरीदना चाहता है तो उसको वो बढ़े हुए दाम पे मिलता है। लेकिन यदि आप संगठन बनाते हैं और बल्क में उसका परचेज करते हैं तो वो होलसेल प्राइस पे आपको मिलता है और थोड़ा कम दामों पर उनको, एक तो उत्पादक संगठन उसे कम दाम पर ले पाता है, साथ ही साथ वो किसानों को भी कम दाम पे मुहैया करवा पाता है। इस तरह से इनपुट के तरफ से एक तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है किसान उत्पादक संगठन बनाने से। दूसरा जो फ़ायदा होता है वो खेती करते हुए प्रोडक्शन के दौरान में भी काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि खेती करते हुए ये होता है कि कुछ यंत्रों की आवश्यकता उनको पड़ती है। जी बिल्कुल। हाँ, तो उन यंत्रों को भी यदि आप जब उत्पादक संगठन के माध्यम से लेते हैं तो वो आपको सस्ते पड़ते हैं। वही एक तरह से आप देखें तो रिटेल प्राइस पे जाएं, किसी भी चीज़ को आप रिटेल पे लेंगे और होलसेल पे लेंगे, उसी तरह का कॉन्सेप्ट इसमें भी लागू होता है। उसी तरह से जब आप मार्केटिंग के लिए जाते हैं, तो मार्केटिंग में भी अगर अकेला किसान अपना छोटा सा प्रोड्यूस लेके जाता है तो मार्केट उसे बहुत ज़्यादा ना समझ पाता है, ना एंटरटेन कर पाता है, क्योंकि वो इतना कम सामान होता है और उसके लिए भी एक चैलेंज है, वो ट्रांसपोर्ट करके कैसे अरेंज करके इतना दूर जाता है और फिर उससे करता है। तो ये सारी चीज़ों को से बचने के लिए कि इकट्ठे आप प्रोड्यूस को एक साथ उपजाने से लेकर के काटने से लेकर के मार्केट इकट्ठे करेंगे तो आप एक शक्ति बन जाएंगे। जैसे कि एकता में कहा जाता है ना, शक्ति है एकता में, तो वही है, उसी कॉन्सेप्ट को एफपीओ में लागू किया जाता है। और जब ज़्यादा किसान एकत्रित होकर सारा खेती का काम करते हैं तो उनका मुनाफा खुद ब खुद बढ़ जाता है। जी, तो हम कह रहे हैं कि वो जो किसानों का संगठन है वो एक साथ मिलकर आएगा जी। और अपनी जो उपज है उसको भी एक साथ मिलाएगा। हमारा जो सामान को इधर से उधर ले जाने का कॉस्ट है या फिर हमारी जो सामग्री है, हम जो उपकरण यूज कर रहे हैं वो भी सारे एक साथ आएंगे और इस तरह से हमारी लागत कम होगी। बिल्कुल। और हम लोग यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मुनाफे को और ज्यादा बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मेन मकसद यही होता है एफपीओ का कि आपका जो इनपुट कॉस्ट कम हो जाए, लागत कम हो जाए और आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाए। जी, आरिफा जी, हमें आप थोड़ा सा और बताइए कि ये जो संगठन है इन्हें और किस किस तरह की सहायता प्रदान की जाती है? देखिए, नाबार्ड द्वारा एफपीओ में एक तो आपको बताया कि पोपी के द्वारा लगातार जो भी प्रोजेक्ट पीरियड होता है उसमें थ्रू आउट इनको हैंड होल्डिंग की जाती है। हर तरह का गाइडेंस उनको पोपी देता है जी, कि आपको किस तरह रजिस्ट्रेशन करवाना है। उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करता है पोपी जी। उनका बीओडी और सीईओ होते हैं। जैसे जब भी कोई संगठन बनता है तो उसमें बीओडीज होते हैं, जो कि मेंबर्स, जो वहाँ पे शेयर होल्डर्स होते हैं एफपीओ में जी, उन मेंबर्स के द्वारा वो बीओडीज चुने जाते हैं, चुने जाएंगे। और वो जो भी एफपीओ का डिसीजन मेकर होता है, डिसीजन मेकिंग बॉडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होती है, तो वो जो भी डिसीजन होता है एफपीओ का वो बीओडीज लेते हैं जी। वो अपने काम को इम्प्लीमेंट, डे टू डे एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक सीईओ का भी अपॉइंटमेंट करते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे किसानों में से ही होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसानों में से होंगे जी। हाँ जी, क्योंकि जो अभी हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें से ही वो लोग सिलेक्ट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं।
जी। और फिर डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको करने के लिए कि रोज़मर्रा के किस तरह से हमारे एफपीओ में काम चलेगा, हम कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज़ करेंगे, कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, ये सारी चीज़ें सीईओ करता है। जी। मतलब ऑपरेशन वाले जितने भी एक्टिविटीज़ है वो सीईओ करता है, और बीओडी डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है जो उन्हें अपॉइंट करता है। जी। तो इस तरह की ये इनकी ट्रेनिंग करवानी होती है इनके लिए, प्लस आपका बिजनेस प्लान बनाना होता है। अगर आपको कोई भी लोन चाहिए तो आपको बिजनेस प्लान बनाना होगा, और वैसे भी आपको एफपीओ को चलाने के लिए भी आपको एक बिजनेस प्लान बनाना आवश्यक होता है। जी। तो ये सारी चीज़ें के लिए नाबार्ड सपोर्ट करता है। सपोर्ट करेगा। हाँ जी। इसके सिवा यदि आप इन सब चीज़ों को, पोपी के सपोर्ट के सिवा भी यदि आप देखें जी, तो कई सारे ऐसे पहलू हैं जिन्हें नाबार्ड कवर करता है। जैसे कि आप देखें कि कई जगह जो ये एफपीओज होते हैं अपने प्रोडक्ट्स जब बना लेते हैं तो इनके प्रोड्यूस को बेचने के लिए एग्जीबिशंस लगाता है नाबार्ड। जी। हाँ जी। अभी भी देखिए हमारा रिच पे चल रहा है एक एग्जीबिशन, इंटरनेशनल वुमेंस डे पे चल रहा है। वहाँ पे कई एफपीओज आए हुए हैं जो कि अपने उत्पाद वहाँ पे बेच रहे हैं। तो हमारा ये मेला एग्जीबिशन ये चलता है, प्लस हम एक्सपोजर विजिट के लिए भी सपोर्ट करते हैं। जी। क्या होता है कि हम देखने से किसी चीज़ को ज़्यादा सीखते हैं। जब हम कहीं जाते हैं, जैसे हमें कुछ नहीं पता है एफपीओ क्या है, किसान भी बड़े उसमें रहते हैं, जब वो जाते हैं देखते हैं कि वाकई एक एफपीओ चल रही है, किस प्रकार से चल रही है, किस तरह से किसान जुड़े हुए हैं और कितना काम कर रहे हैं, तो उनकी भी मतलब एक तरह से आंखें खुल जाती हैं। प्रोत्साहन दे रहे हैं बाकी लोगों को भी। और यहाँ पर जो ये मेले हैं इनके द्वारा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो उत्पाद है वो भी अच्छे दामों पर यहाँ पर प्रदर्शनों के थ्रू बेचे जाएं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमने ये भी पढ़ा है और सुना है कि सरकार प्रोत्साहन दे रही है, क्योंकि किसान जो है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की डेट में ये प्रयास किया जा रहा है कि जो संगठन हैं उन्हें और भी ज़्यादा मात्रा में बढ़ाया जाए, और इसके लिए हमने 10,000 एफपीओ की ये जो स्कीम है ये सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो इस स्कीम के बारे में आप हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ये 10,000 एफपीओ की स्कीम 20 फरवरी 2020 में लागू की गई थी, वहाँ से शुरू हुई है और वो आज कई दिन उसके गुजर चुके हैं। तो हमने इसमें काफ़ी सफ़र कवर कर लिया है। सीएसएस एफपीओ की जो स्कीम है उसमें सरकार चाहती है कि पूरे इंडिया में 10,000 एफपीओ बने, क्योंकि किसानों की जो परेशानियां हैं उनसे निपटने का सरकार को ये एक बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल रास्ता जिसे कहा जाए वो यही है कि आप जब तक किसान इकट्ठे हों और तब जा कर के वो अपना बिजनेस करें। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये स्कीम भी लाई गई है। इसमें भी नाबार्ड एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसमें। इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज 3 शुरू में करी गई थी, अब वो बढ़ करके 9 हो गई हैं। हाँ जी। तो अभी आपका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज तो कभी भी बढ़ सकती हैं इसमें, लेकिन फिलहाल हमारा नाबार्ड वन ऑफ द उसमें एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। हाँ जी, हाँ जी। तो नाबार्ड में हमने यहाँ पर सीएसएस एफपीओ के तहत 16 एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और हमारे 25 एफपीओ हमारे इसमें सैंक्शन हो चुके हैं। जी। तो ये तो भी हमने बात कर दी कि हमारे संगठन क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं, नाबार्ड किस तरह से इसमें भूमिका निभा रहा है। लेकिन अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की मुख्यतः बात करें तो ये जो सेंट्रल स्कीम है इसके तहत अभी तक हिमाचल में कितने एफपीओ बना दिए गए हैं? हाँ जी, हाँ जी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में तो जैसे मैंने आपको बताया कि 16 एफपीओ पहले बनाए गए थे, और इस साल हमने 10 और एफपीओ रजिस्टर किए हैं। हाँ जी, 10 और एफपीओ सैंक्शन किए हैं। तो टोटल मिला के हमारे देखा जाए तो 26 एफपीओ हो चुके हैं। इसके सिवा हमने जो हमारी अपनी जो नाबार्ड की पीओडीएफआईडी की जो स्कीम चल रही है उसमें भी हमारे 100 से ज़्यादा एफपीओ बन चुके हैं जी। टोटल मिला करके यदि देखें तो करीब 140 एफपीओ हम सैंक्शन कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, और इससे पता लगता है कि सरकार कितनी अहम भूमिका निभा रही है और कितना जोर दे रही है कि हमारे किसान जो हैं आगे आएं और उनकी आय का जो संसाधन है वो भी बढ़ता जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि CBBO जिसे हम कहते हैं क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठन, तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी देंगे तो ये हमारे दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी होगी। बिल्कुल। CBBO भी जैसे हमने आपको अभी कुछ देर पहले पोपी के बारे में बताया था, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में भी उसी तर्ज पे एक ऑर्गेनाइजेशन को हम सिलेक्ट करते हैं जो कि किसानों की हैंड होल्डिंग करेगा जी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट पीरियड। मतलब सपोर्ट, हाँ, उनके मतलब सपोर्ट करेगा, उनका मतलब एक तरह से उनको गाइड करेगा जी, और उनके रजिस्ट्रेशन से लेकर के उनका ट्रेनिंग से लेकर के उनकी लाइसेंसिंग और उनका बाकी जितना भी सपोर्ट है किस तरह से मतलब उनको हर चीज़ पे हर एस्पेक्ट पे गाइड करेगा जी।
उनका बिजनेस बढ़ाने से लेकर के फिर मार्केटिंग तक का, लिंकेज करवाने तक का, ये सारे सपोर्ट पोपी जो है, CBBO जो है वो पोपी की तर्ज पे जैसे है, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में उसे CBBO का कहा जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि CBBO का जो मेन काम है वो पोपी की तरह ही है कि आपका चाहे ट्रेनिंग है, चाहे आपको बिजनेस बढ़ाना है या फिर आपको कृषि से संबंधित और भी कार्य करने हैं इस संगठन से जुड़कर, तो वो काम जो है हमारा CBBO करेगा। इसमें मैम हमने एक और जो चीज़ है जिसके बारे में हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए वो है CSS FPO इक्विटी के बारे में। ये इक्विटी ग्रांट क्या चीज़ है? इक्विटी ग्रांट मैम, जैसे जब भी जो मेंबर्स होते हैं किसान जब इस संस्था से जुड़ते हैं तो वो उसके मेंबर बन जाते हैं जी। तो मेंबर बनने के लिए एक उनको फीस देनी पड़ती है, तो वो फीस जो होती है वो उनकी इक्विटी होती है, पूंजी, ताकि मतलब जैसे अगर हम किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमारे पास एक पूंजी होनी चाहिए जी। तो जब वो किसान इकट्ठा होते हैं तो छोटी छोटी पूंजी अपनी लगाते हैं जी। वो छोटी छोटी पूंजी जब पूल होकर के एक जगह एकत्रित होती है तो वो थोड़ी बड़ी अमाउंट में आ जाती है, उसे हम इक्विटी कहते हैं। वो इक्विटी जो उनकी अपनी होती है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनके बिजनेस को सहायता देने के लिए भारत सरकार ने ये प्रोविज़न किया है जी। इस स्कीम के तहत कि जितना उनकी इक्विटी होगी उतना ही भारत सरकार अपनी तरफ से इक्विटी देती है। जी। ये एक बहुत ही अच्छी योजना है इसमें, क्योंकि जितना किसान खुद का अपना लगाता है पैसा उतना ही सरकार उसे दे देती है। जी। तो ये किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और वो उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें एक यह है कि लिमिट है 15 लाख तक मैक्सिमम आप एक FPO को दे सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, एक FPO के लिए 15 लाख है और वो 3 किश्तों में उसे ले सकते हैं। जैसे जैसे उनके मेंबर बढ़ते जाएंगे, इक्विटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वो किश्त ले सकते हैं। जी। तो इसके फ़ायदे हम ये कह रहे हैं कि अगर एक किसान जब अपना पैसा लगाएगा, मान लीजिए उसने 500 रुपये लगाया है, जी जी, तो 500 रुपये उसको सरकार की तरफ से मिलेगा और वो पैसा जो है 1000 रुपये मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और ये बहुत ही बड़े फायदे की बात है क्योंकि हमारा पैसा जो है उस संगठन को चलाने के लिए दुगना हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। और उसी के साथ साथ हम ये भी बात कर रहे हैं कि 15 लाख रुपए हमें मिलने वाले हैं एक FPO के लिए। हाँ, और इसे हम 3 किश्तों पे चुका सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं या अपने जो संगठन है इसको बड़ा आकार दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आरिफा जी, आप हमें ये भी बताइए कि यहाँ पर हम लोगों ने क्रेडिट गारंटी के बारे में बहुत सुना हुआ है। हाँ जी। ये क्रेडिट गारंटी क्या चीज़ है और इससे किस तरह का लाभ मिल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। क्रेडिट गारंटी जो होती है, जैसे कोई भी लोन होता है तो उसमें जो लोनिंग इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे जनरली बैंक्स होते हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनीज NBFCs होती हैं, तो ये दोनों के लिए जो भी किसानों को लोन देता है उनके लिए होता है, या उनके सेफगार्ड के लिए होता है कि अगर वो लोन दे रहे हैं, अगर वो ख़राब हो जाता है या किसान किसी वजह से उसे वापस नहीं कर पाता है तो उनको कम से कम एक शील्ड रहे कि वो उस पैसे को कहीं और से ले सकें। तो उस तरह का एक फ़ंड नाबार्ड में सरकार ने इस्टेब्लिश किया है। ये ना केवल नई FPO के लिए है बल्कि पुरानी सभी FPOs इसमें कवर होंगी। तो जो FPO भी चाहे लोन अगर लेती है और जिस इंस्टीट्यूशन से लेती है वो चाहे तो इसके क्रेडिट गारंटी कवर नाबार्ड से ले सकता है। जी, मतलब कि एक तरह से हम लोग किसानों को पूरी तरह से सिक्योर कर रहे हैं। हाँ जी, जैसे और ये हम लोग किसानों को डरने की जरूरत नहीं है कि अगर पैसा पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। हाँ जी, हाँ जी, जैसे कोलेट्रल की बात होती है, अभी के FPO का कॉन्सेप्ट भी नया है तो बैंक्स भी को थोड़ा हिचकिचाहट होती है, वो भी सोचते हैं, जैसे बैंक का तो हमेशा भी नए क्लाइंट होते हैं तो उनको देखना पड़ता है, तो उसी तरह से वो तो उनके लिए ये है कि अगर आप अपना क्रेडिट गारंटी कवर अगर बैंक्स को मिल जाएगा तो फिर उनको कोई इशू नहीं होगा। लोन आसान कराने के लिए ये स्कीम है और उसमें 2 करोड़ तक का लोन आप दे सकते हैं, 2 करोड़ तक का कवरेज मिलता है। 2 करोड़ तो अच्छा अमाउंट है FPO के लिए। दर्शकों, तो हम देख सकते हैं कि किसानों को किस तरह से लोन की भी समस्या नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए, अपने किसान बंधुओं के लिए इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ये राहें इतनी मुश्किल नहीं हैं। अभी हमने बात की क्रेडिट गारंटी की, इसके अलावा हम देखते हैं एग्री इंफ्रा फंड। एग्री इंफ्रा फंड, ये फंड क्या चीज़ है? एग्री इंफ्रा फंड एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम किसानों के लिए ही लाई है, क्योंकि हम देखते हैं, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए। तो वही रोल एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर का है जी। इसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड की एक स्कीम लाई है जिसमें कि जो भी किसानों से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड,
वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें लोन मुहैया कराया जाता है। जी। लोन का आवेदन करने के लिए आप एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की साइट होती है, उस साइट पे जब जाएंगे वहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वह आवेदन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट तक जाता है, वहाँ से प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उसको अप्रूवल करती है और फिर वहाँ से वो वापस बैंक्स तक रिकमेंड होकर के आता है और बैंक फिर उस लोन को देते हैं। इसमें जो मेन इसका जो फीचर है वो है कि 3% आपको इंटरेस्ट सबवेंशन इसमें लोन पे मिलता है। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, साथ में क्रेडिट गारंटी की भी सुविधा इसमें रहती है जी। ये दोनों सुविधाएं इसमें मौजूद हैं। और देखिए प्राइमरी प्रोसेसिंग से संबंधित जो भी चीज़ें हैं आप वो ले सकते हैं इसमें। अभी तो ड्रोन्स के लिए भी इसमें मिलने लगा है लोन। हाँ जी। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो आजकल काफ़ी एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने में टेक्नोलॉजी है तो उसको आप उसके लिए भी ले सकते हैं जी। बाकी बहुत सारे आप अगर साइट पे जाएंगे तो पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है कि किस किस चीज़ के लिए आप इसमें लोन ले सकते हैं जी। तो अगर हमें ये फंड चाहिए तो हमें साइट पर जाना है, खुद को रजिस्टर करवाना है। हाँ जी। और इससे हमें समझ में आता है कि हम लोग ना सिर्फ पुरानी तकनीकों का बल्कि नई नई तकनीकों का, आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की, इसके साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजीज की बात की, तो हम टेक्नोलॉजीज को भी बढ़ावा दे रहे हैं जी। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से फंड्स हैं या फिर वित्तीय सहायता है जो हमारे एफपीओज को या फिर हमारे जो संगठन हैं इन्हें दी जा रही है? कि वित्तीय सहायता में देखा जाए तो एक तो हमने इक्विटी ग्रांट की बात करी थी। इक्विटी ग्रांट हमारे जो अपनी जो पीडीएफआईडी वाली है फंड, उसमें भी हम इक्विटी ग्रांट देते हैं। उसमें हमारे प्रोजेक्ट पीरियड में ये होता है कि एक तो पहले हम 3 साल के लिए प्रोजेक्ट देते हैं। अगर एफपीओ में पोटेंशियल हमें लगता है कि एफपीओ अच्छी चल रही है तो हमें उसका सपोर्ट हम 2 साल के लिए और बढ़ा देते हैं जी। तो टोटल 5 साल के लिए हम एफपीओ को सपोर्ट करते हैं, टोटली पूरी तरह सपोर्ट करते हैं 5 साल। हाँ जी। और 5 साल में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एफपीओ पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगी। और बहुत सारे एफपीओ हो जाते हैं क्योंकि ये अच्छा खासा पीरियड होता है। इसमें एफपीओ नए मेंबर्स को सारा कुछ समझ आ जाता है कि किस तरह एफपीओ चलानी है। बिल्कुल। तो वो 5 साल का पीरियड जब कंप्लीट होता है तो काफ़ी सारे एफपीओज लोन से जुड़ चुके होते हैं, नए बिजनेस कर चुके होते हैं। तो इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है हमारा जी। तो हम कह रहे हैं कि ना तो काम करने वालों की कमी है और ना काम के लिए उनका अच्छा प्राइस देने वालों की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो दर्शकों, हम देख रहे हैं कि किसानों को, जिन्हें हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, हमारे दिन ब दिन जो हम लोग सुनते हैं कि किसानों के साथ हमने ये सारी चीज़ें इन्हें मुहैया कराई है, उसमें हमारे उत्पादक संगठन जो हैं वो कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। आज के दिन हमारे किसान हमसे बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और दूरदर्शन हिमाचल भी आज इस कार्यक्रम को आपको इसीलिए लेकर आया है ताकि इतने महत्वपूर्ण विषय की जानकारी हमें मिल सके। आरिफा सुल्ताना जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी है। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और हमारे इस कार्यक्रम का सफलता तभी मानी जाएगी जब हमारे दर्शक इन संगठनों का या इन स्कीम्स का पूरा लाभ उठाएंगे। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप इससे ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय भारत। नमस्कार।